आइए आज हम लोग रसायन विज्ञान में चैप्टर विलयन, तो विलयन में आज हम लोग 31वां नंबर क्वेश्चन देखते हैं जो एनसीईआरटी बुक के पीछे दिया गया है। तो कह रहा है कि एसिटिक अम्ल, ट्राइक्लोरोएसिटिक अम्ल एवं ट्राइफ्लोरोएसिटिक अम्ल की समान मात्रा से जल के हिमांक में अवनमन इनके उपरोक्त दिए गए क्रम में बढ़ता है, संक्षेप में बताइए। तो कह रहा है कि अगर हमारे पास एसिटिक अम्ल है और ट्राइक्लोरोएसिटिक अम्ल है, ट्राइफ्लोरोएसिटिक अम्ल है, तो क्रम से जैसे जैसे हम आगे बढ़ते हैं एसिटिक अम्ल का, फिर ट्राइफ्लोरोएसिटिक अम्ल का, फिर ट्राइक्लोरोएसिटिक अम्ल का, फिर ट्राइफ्लोरोएसिटिक अम्ल का, तो सबसे ज़्यादा जो हिमांक में अवनमन है वो ट्राइफ्लोरोएसिटिक अम्ल का है, फिर ट्राइक्लोरोएसिटिक अम्ल का, फिर एसिटिक अम्ल का। तो ये क्रम बढ़ता है, तो इसको संक्षेप में हमें बताना है कि क्यों बढ़ता है और किस लिए बढ़ रहा है। तो यहाँ पर देखिए सबसे जो महत्वपूर्ण बात है उसको बताया जा रहा है कि जल में किसी विलेय को घोलने पर हिमांक में अवनमन जलीय विलयन में इसके कणों या आयनों की संख्या अथवा वियोजन की दर के समानुपाती होता है। तो समझिए इसको कि अगर किसी विलयन में किसी विलेय को यानी सॉल्वेंट में सॉल्यूट को घोला जाए तो जो उसमें हिमांक में अवनमन होता है या डिप्रेशन इन फ्रीजिंग पॉइंट होता है वो या तो नंबर ऑफ आयन जितने होते हैं जिसमें जितने ज़्यादा रहेंगे उसमें हिमांक का अवनमन ज़्यादा होगा, या फिर जो जितना अच्छे से टूटेगा यानी डिसोसिएट होगा, तो वियोजन की दर जिसको हिंदी में कहते हैं, तो उसके समानुपाती होता है। तो तीनों अम्लों की विलेयता का बढ़ता क्रम दे दिया गया है कि ट्राइफ्लोरोएसिटिक अम्ल से ज़्यादा होगा, सबसे ज़्यादा होगा हिमांक में अवनमन यानी डिप्रेशन इन फ्रीजिंग पॉइंट, फिर उसके बाद होगा ट्राइक्लोरोएसिटिक अम्ल, फिर होगा एसिटिक अम्ल का। अब इसका कारण क्या है? इसका कारण ये है कि हमने आपको बताया था, बहुत बार याद कराया है, फिर से समझ लीजिए। FON हमने याद कराया था, FON फ्लोरीन की विद्युत ऋणात्मकता सबसे ज़्यादा है, फिर ऑक्सीजन की और फिर नाइट्रोजन की। तो वही कह रहा है कि फ्लोरीन क्लोरीन की अपेक्षा अधिक विद्युत ऋणात्मक है। फ्लोरीन, जाहिर सी बात है फ्लोरीन सबसे ज़्यादा विद्युत ऋणात्मक है, तो क्लोरीन से ज़्यादा होगी। अतः ट्राइफ्लोरोएसिटिक अम्ल ट्राइक्लोरोएसिटिक अम्ल की अपेक्षा प्रबल होगा, जो कि एसिटिक अम्ल से प्रबल है। अतः हिमांक में अवनमन के क्रम समान रहेगा। तो कहने का मतलब यह है कि ट्राइफ्लोरोएसिटिक अम्ल ज़्यादा प्रबल है ट्राइक्लोरोएसिटिक अम्ल से, और ट्राइक्लोरोएसिटिक अम्ल ट्राइफ्लोरोएसिटिक अम्ल से कम प्रबल है लेकिन एसिटिक अम्ल से ज़्यादा प्रबल है। तो ये प्रबलता का क्रम जो है, और जो जितना प्रबल है, तो प्रबल का मतलब ही होता है कि वो आयन में ज़्यादा टूटेगा। तो इसके आयन ज़्यादा होंगे, इसके इससे कम होंगे और इसके सबसे कम होंगे। तो वियोजन में आयनों की संख्या सबसे ज़्यादा क्या होगी, या यूँ कहें कि वियोजन की दर किसकी ज़्यादा होगी, इसकी, फिर इससे कम इसकी, फिर इससे कम इसकी। इसलिए CF3COOH या ट्राइफ्लोरोएसिटिक अम्ल की हिमांक में अवनमन सबसे ज़्यादा है, फिर उससे कम ट्राइक्लोरोएसिटिक अम्ल का है, फिर उससे कम एसिटिक अम्ल का है। तो इस वजह से ये क्रम हिमांक में अवनमन का है। अब अगला क्वेश्चन है हमारे पास, कह रहा है CH3CH2CHClCOOH के 10 ग्राम को 250 ग्राम जल में मिलाने से होने वाले हिमांक के अवनमन को परिकलित कीजिए। Ka दे दिया है यानी वियोजन स्थिरांक कह सकते हैं 1.4 × 10⁻³ और ये हिमांक में अवनमन स्थिरांक या इसी को मोलल अवनमन स्थिरांक भी कहते हैं। Kf दे दिया है 1.86 केल्विन किलोग्राम प्रति मोल। तो अब वियोजन की दर की गणना पहले करें। हिमांक में अवनमन हमको बताना है,
तो अभी हमने पीछे पढ़ा है कि हिमांक में अवनमन दो बातों पर निर्भर करता है, आयनों की संख्या जिसमें सबसे ज़्यादा होगी उसका वियोजन हिमांक में अवनमन सबसे ज़्यादा होगा, या फिर जो जितना ज़्यादा वियोजित होगा यानी डिसोसिएट होगा, टूटेगा, उसका हिमांक में अवनमन उतना ज़्यादा होगा। तो जाहिर सी बात है कि हमें वियोजन की दर की गणना करना पड़ेगा, क्योंकि हिमांक में अवनमन हमसे पूछा जा रहा है। तो वियोजन की दर की गणना करना है, तो वियोजन की दर की गणना के लिए हमको विलेय का द्रव्यमान दे दिया है 10 ग्राम है, और विलेय का मोलर द्रव्यमान कितना होगा, CH2 CH3 CH2 CS Cl COOH है। जाहिर सी बात है क्रम है तो यही विलेय, कम है तो यही विलेय होगा। तो ये हो गया CH का 12 और H के कितने हैं, C का 12 होता है परमाणु द्रव्यमान, और 1 2 3 4 C है तो 4 का गुणा कर दिया, प्लस H का 1 होता है तो 1 गुणे 3 2 5 1 6 1 7 है तो 7 का गुणा कर दिया, प्लस Cl एक ही है, Cl का 35.5 होता है, प्लस ऑक्सीजन 2 है, 1 का 16 होता है तो 16 गुणे 2 कर दिया, तो आ गया 122.5 ग्राम प्रति मोल। अब विलयन की मोलल सांद्रता, विलयन की मोलल सांद्रता मोलल, इसका मतलब विलेय का 1 किलोग्राम और उसमें विलेय के मोलों की संख्या है। तो विलेय के मोलों की संख्या के लिए विलेय का द्रव्यमान बटे मोलर द्रव्यमान बटे विलायक का किलोग्राम में द्रव्यमान। तो विलेय का द्रव्यमान हमारा 10 ग्राम है बटे विलेय का मोलर द्रव्यमान 122.5 है, और गुणे नीचे विलायक का किलोग्राम में द्रव्यमान तो 250 ग्राम है, उसको किलोग्राम बदलेंगे तो 0.25 किलोग्राम आ जाएगा। तो ये आ गया 0.326, ये मोलल आ गया, मोलल, मोललिटी जिसमें स्मॉल m था। मोलर, मोलर में कैपिटल M से लिखा जाता है, उसमें विलयन का आयतन होता है 1 लीटर में। तो अब देखिए, अब यही चीज़ हम लोग लिख लेंगे और इसके टूटने को लिखेंगे, क्योंकि वियोजन की दर हमसे पूछ रहा है। तो इसको देखते हैं। तो यहाँ पर देखिए CH3 CH2 CH2 Cl COOH के वियोजन की दर मान लीजिए कि C है, तो इसको तोड़ने को दिखाया जा रहा है। तो यहाँ पर देखें, इसको लिखते हैं और आपको समझाने का प्रयास करते हैं। तो यहाँ पर देखिए, इसको ऐसे लिखा जाएगा CH3 CH2 CH Cl C डबल बॉन्ड O और H, इस तरह इसको लिखा जाता है। तो जब हम इस तरह लिखेंगे तो यहाँ पर देखिए, हमने आपसे बताया था कि ऑक्सीजन विद्युत ऋणात्मक है, फोन हमने बताया था, फोन फ्लोरीन सबसे ज़्यादा विद्युत ऋणात्मक है, फिर ऑक्सीजन, फिर नाइट्रोजन। तो फ्लोरीन की बात यहाँ पर ऑक्सीजन है तो ज़्यादा विद्युत ऋणात्मक है, तो ये हाइड्रोजन के इलेक्ट्रॉन को अपनी ओर खींच करके माइनस डेल्टा बन जाएगा, और ये H जो है प्लस डेल्टा हो जाएगा। तो जाहिर सी बात है कि ये बांड यहीं से टूट करके प्लस डेल्टा बना लेगा और O माइनस हो जाएगा यहाँ पर। तो देखिए उसी प्रकार से ये टूटा है, CH3 CH2 CS Cl COOH, ये उत्क्रमणीय अभिक्रिया का निशान लगाया है रिवर्सिबल वाली का। तो CH3 CH Cl COO माइनस हो गया है, ये H बार हट जाएगा तो यहाँ पर H प्लस हो गया। तो इस प्रकार से रिएक्शन हुई। अब प्रारंभ में इनिशियल में अगर देखा जाए तो इसकी सांद्रता में 1 मोल है। देखिए यहाँ 1 मोल है, यहाँ पर 1 मोल है, यहाँ पर 1 मोल है, ठीक ना। तो अब जो है अगर ये जब टूटेगा तो ये प्रारंभ में 1 है, इसको 1 मान लेते हैं। ये C अभी ना रखिए, नहीं तो गड़बड़ हो जाएगा, ये C को अभी हटाइए। तो ये 1 है, तो प्रारंभ में जब क्रिया नहीं हुई थी तो ये 0 0 होगा, प्रारंभ में क्रिया ही नहीं हुई तो ये 0 0। अब इसके बाद जब क्रिया हुई तो मान लीजिए, देखिए ये 1 है, ये भी 1 है, ये भी 1 है। जब टूटा तो ये 1 है, तो इसका मतलब मान लीजिए कि ये अल्फा हो गया टूटने के बाद। तो जब ये अल्फा हो गया तो ये भी 1 है, तो ये भी अल्फा होगा, अल्फा अल्फा होगा। और ये पहले 1 था, तो जब ये अल्फा अल्फा में टूट गया तो बचा ये कितना,
तो एक था पहले, बचा कितना 1 माइनस एल्फा, क्योंकि एल्फा एल्फा में टूटा है, तो इसलिए 1 माइनस एल्फा होगा। और इसकी सांद्रता अगर हमने सी माना है तो अब सब में सी का गुणा कर दीजिए, पहले सी ना रखिए, नहीं तो फिर ये लिख नहीं पाएंगे आप, फिर सी का गुणा कर दीजिए सब में। अब देखिए वियोजन स्थिरांक के होता है जो उत्पाद बने हैं वियोजन के बाद, तो उत्पाद के मोलों की संख्या बटे अभिकर्मक के मोलों की संख्या, यानी प्रोडक्ट जो बना है, तो प्रोडक्ट में हमारे पास दो हैं, तो सी एल्फा इंटू सी एल्फा हो जाएगा H प्लस के लिए, और CH3 CS Cl COO माइनस के लिए, अपान प्रोडक्ट कितना है C1 माइनस एल्फा, तो C1 माइनस एल्फा, तो यहाँ पर एक सी से एक सी कट जाएगा, तो C एल्फा स्क्वायर हो जाएगा C1 माइनस एल्फा, यहाँ नीचे रहेगा। अब यहाँ पर देखिए वियोजन यानी डिसोसिएशन या टूटना अगर बहुत कम हो, मान लीजिए एल्फा बहुत कम है, तो एक से घटाने पर लगभग एक ही आएगा। मान लीजिए 0.002 है, तो एक से घटाएंगे तो कितना आएगा, लगभग एक ही आएगा, थोड़ा बहुत अंतर पड़ेगा, तो इसको एक ही पूरे को मान लिया है, तो इसलिए इस एल्फा को हटा दिया, केवल 1 ही माना है, तो यहाँ पर C से C कटेगा, तो C एल्फा स्क्वायर हो जाएगा। इस एल्फा को बहुत कम माना है ताकि हमें क्वेश्चन सॉल्व करने में आसानी रहे। अब यहाँ पर देखते हैं क्योंकि यहाँ पर देखिए हटाया क्यों है 1 माइनस एल्फा को, क्योंकि कह रहा है तन विलयनों के लिए, यानी बहुत डाइल्यूट विलयन हो, यानी उसमें विलय की मात्रा बहुत कम होगी। तनु का मतलब विलय बहुत कम होगा, तो विलयन में विलायक बहुत ज़्यादा होगा, तो जब बहुत कम होगा तो टूटने वालों की संख्या भी बहुत कम होगी, तो 1 माइनस एल्फा लगभग 1 के बराबर होगा, इसीलिए वहाँ C एल्फा स्क्वायर डायरेक्ट लिखा है। तो C एल्फा स्क्वायर इक्वल टू के है, तो एल्फा स्क्वायर इक्वल टू के बाई सी हो जाएगा, या एल्फा इक्वल टू अंडर रूट के ए सी, तो एल्फा इक्वल टू हो जाएगा अंडर रूट के की वैल्यू हमको क्वेश्चन में दी है 1.4 इंटू 10⁻³ और C की वैल्यू दे दी है 0.326, तो ये सॉल्व करने पे आ गया अंडर रूट 4.9 इंटू 10⁻⁴, तो ये आ गया 6.55 इंटू 10⁻², तो ये आ गया 0.065। ये देखिए C यानी मोललता जो हमने निकाला है, मोलर कंसंट्रेशन वही यहाँ पे लिखा गया है। ये देखिए यहाँ पे निकाला है विलयन की मोलल सांद्रता। अब देखिए चूंकि यह वियोजित हो रहा है यानी डिसोसिएट हो रहा है, टूट रहा है, तो साधारण फार्मूले से हम हिमांक में अवनमन नहीं निकाल सकते। अब यहाँ पर 1/2 गुणांक आ जाएगा, 1/2 फैक्टर, तो जाहिर सी बात है पहले 1/2 गुणांक आई की 1/2 गुणक आई की मात्रा हमको निकालना पड़ेगा। तो देखते हैं, तो CH3 CH2 CH Cl COOH टूटेगा तो CH3 CH2 CH Cl COO माइनस प्लस H प्लस हो जाएगा। प्रारंभ में मोल की संख्या इधर 1 है, इधर 0 0 है, टूटेगा तो ये अल्फा बनेगा, ये अल्फा बनेगा, क्योंकि इधर भी 1 है, इधर भी 1 है, इधर भी 1 है, तो जाहिर सी बात है कि इधर भी 1 है, इधर भी 1 है, तो जो मानेंगे दोनों को लिए एक ही चीज़ मानेंगे, तो ये अल्फा है तो ये भी अल्फा, और ये घटेगा तो 1 माइनस एल्फा हो जाएगा, जो बचेगा टूटने के बाद तो 1 माइनस एल्फा। तो वियोजन के पश्चात मोलों की संख्या कितनी आ गई, 1 माइनस एल्फा, सबको जोड़ दीजिए तो 1 माइनस एल्फा प्लस एल्फा प्लस एल्फा, तो ये आ गया 1 प्लस एल्फा। तो 1/2 गुणांक आई क्या होता है, टूटने के मतलब ये टूटने के बाद मोलों की संख्या बटे प्रारंभ में, अभिक्रिया के प्रारंभ में मोलों की संख्या, अंत में मोलों की संख्या बटे प्रारंभ में, तो अंत में कितनी है, वियोजन के पश्चात मोलों की संख्या 1 पॉइंट एल्फा है, तो 1 प्लस एल्फा अपान प्रारंभ में 1 है, तो 1 तो आ गया 1 प्लस एल्फा, तो आ गया 1 प्लस एल्फा की वैल्यू अभी हमने निकाली है 0.065, तो ये आ गया 1.065, ये 1/2 गुणक आ गया।
अब इतने का गुणा करेंगे, जब वियोजन हिमांक में अवनमन स्थिरांक डेल्टा TF निकालेंगे तो इतने का गुणा करेंगे तब हमारा आंसर आएगा। तो 1/2 गुणांक KFM होता है, तो अब इसमें I का गुणा कर देंगे तो I KFM हो जाएगा। तो I की वैल्यू 1.065 इंटू 1.86 केल्विन किलोग्राम प्रति मोल इंटू स्मॉल m की वैल्यू 0.326 मोल पर किलोग्राम। तो ये हो गया डेल्टा TF इक्वल टू 0.65 केल्विन। तो हिमांक में अवनमन डेल्टा TF इक्वल टू होगा 0.65 केल्विन। अब क्वेश्चन नंबर 33 आ जाता है। कह रहा है CH3FCOOH के 19.5 ग्राम को 500 ग्राम जल में घोलने पर जल के हिमांक में 1.0 डिग्री सेंटीग्रेड का अवनमन देखा गया। फ्लोरोएस्टिक अम्ल का 1/2 गुणक तथा वियोजन स्थिरांक परिकलित कीजिए। KF की वैल्यू दे दिया 1.86 किलो केल्विन किलोग्राम प्रति मोल। तो CH2FCOOH कितना है 19.5 ग्राम है, जल में घोला गया है, जल कितना है 500 ग्राम है, और हिमांक जल का कितना है, घोलने में जल के हिमांक में 1.0 डिग्री सेंटीग्रेड का अवनमन देखा गया। यानी डेल्टा TF हमको दे दिया है, KF दे दिया है। फ्लोरोएस्टिक अम्ल का 1/2 गुणक तथा वियोजन स्थिरांक हमको निकालना है। तो इसको देखते हैं। तो जो दे दिया है पहले देख लें। तो डेल्टा TF दिया है 1 डिग्री सेंटीग्रेड, इसको केल्विन में बदलेंगे तो 1 केल्विन ही आएगा। हमने आपको बताया है कि जब किसी चीज़ में घटाया या जोड़ा जाता है यानी डेल्टा T होता है तो केल्विन और सेंटीग्रेड का मान एक ही होता है। KF 1.86 केल्विन किलोग्राम प्रति मोल है। फार्मूला होता है डेल्टा TF इक्वल टू I KFM, ऊपर ही अभी हमने पढ़ा है। तो I बराबर हो जाएगा डेल्टा TF अपॉन KFM, ये I का फार्मूला हो गया। अब देखिए 1/2 गुणांक व वियोजन स्थिरांक, दो चीज़ें हमको निकालना है। अब डेल्टा TF में I KFM होता है, KF पता है, I हमने निकाल लिया, अब M बचा है। M हमारी मोललता है। तो मोललता के बारे में हमको पता है कि मोललता क्या होती है, विलेय के मोलों की संख्या 1 किलोग्राम विलायक में। तो विलेय के मोलों के लिए N बराबर द्रव्यमान बटे मोलर द्रव्यमान, तो द्रव्यमान बटे मोलर द्रव्यमान, नीचे गुणा कर दिया विलायक का द्रव्यमान किलोग्राम में। तो WB हमारा कितना है 19.5 ग्राम है, और CH2FCOOH का परमाणु द्रव्यमान निकालेंगे तो C का 12 रख दीजिए, H के 3 है तो 1 गुणे 3 हो जाएगा। फ्लोरीन का 9 होता है, कार्बन का 12 होता है, ऑक्सीजन का 16 होता है, 2 हैं तो 16 गुणे 2 कर दीजिए। ऐसे निकालिए, सारे का हमने बता दिया। फ्लोरीन का 9 होता है तो करेंगे तो ये आ जाएगा 78 ग्राम प्रति मोल। और ये द्रव्यमान है हमारा विलायक का। विलायक क्या है, पानी 500 ग्राम है, किलोग्राम में बदलेंगे तो 0.5 किलोग्राम आ जाएगा। तो इस तरह से हमारी मोललता निकल आएगी 0.5 मोल प्रति किलोग्राम। अब समीकरण 1 में मान रखने पर 1/2 गुणांक कितना हो जाएगा, तो I इक्वल टू डेल्टा TF हमारा 1 केल्विन है तो 1 अपान KF कितना है हमको दिया है 1.86 केल्विन किलोग्राम प्रति मोल। तो KF की वैल्यू रख दिया इनटू क्या है M मोलैलिटी, मोलैलिटी ये निकल आई है तो 0.5, तो सॉल्व करने पे आ गया 1.0753। ये हमारा 1/2 गुणक का मान निकल आया, मोलैलिटी भी निकल आई। अब वियोजन स्थिरांक की गणना करना है, वियोजन की दर की गणना करना है। तो वियोजन की दर को हम अल्फा लिखते हैं, वियोजन की दर अल्फा। अब देखिए एक चीज़ ये समझ लीजिए कि नई वाली बुक में ये क्वेश्चन नहीं दिए गए हैं। हो सकता है 23 के पहले जो 21-22 में चलती थी उसमें कुछ चेंज हुआ था, अब तो बिल्कुल चेंज ही हो गया है। सॉलिड स्टेट ठोस अवस्था चैप्टर ही हटा दिया गया। तो अब वियोजन की दर को अल्फा मानते हैं। चूँकि क्वेश्चन दिए गए हैं तो हम कराए दे रहे हैं। जो आपके काम का हो उसको देख लीजिए, जो ना काम का हो उसको छोड़ दीजिए। वैसे नीट के लिए सब काम के हैं। तो CH2FCOOH, अब ये फिर टूटेगा तो जैसे ऊपर तोड़ा था H+ बना था वैसे इसको भी तोड़ेंगे। अब देखिए जो H+ लिखा है इसका मतलब ये है कि ये
इसका माध्यम ये है कि ये जब टूट रहा है तो माध्यम अम्लीय हो जा रहा है, तो इसलिए H+ लिखा है। क्षारीय हो जाता है यानी एसिडिक हो रहा है, इसलिए H+। बेसिक होता तो OH- लिखता। तो देखिए प्रारंभ में, अब देखिए इसको हटाइए नहीं तो फिर गड़बड़ होगा। यहाँ पर 1 रखिए, ये भी 1 है, ये भी 1 है, तो प्रारंभ में 1 रहेगा, ये 0 0 रहेगा, क्योंकि प्रारंभ में रिएक्शन नहीं हुई। जब साम्यावस्था आ जाएगी तो ये अल्फा होगा, ये अल्फा होगा, और ये 1 था तो बचा कितना, तो 1 - अल्फा। अब C का गुणा कर दीजिए, तो प्रारंभ में इसने C माना है तो C लिख दीजिए। तो अब कुल सांद्रता कितनी होगी, तो C∆ + C∆ + C 1 - अल्फा। तो कुल सांद्रता इन सबको जोड़ेंगे तो आ जाएगी C1 + अल्फा। अब देखिए 1/2 गुणांक I बराबर क्या होता है, अंतिम सांद्रता अपान प्रारंभिक सांद्रता। तो अंतिम में कुल सांद्रता कितनी है, C1 + अल्फा अपान प्रारंभ में कितना है, C। तो ये आ गया, C से C कटा तो 1 + अल्फा। तो अल्फा बराबर आ गया, ये इधर जाएगा तो I - 1 हो जाएगा। I की वैल्यू पता है हमको 1.0753, तो इसमें 1 घटा देंगे तो आ जाएगा 0.0753। तो अल्फा यानी वियोजन की दर कितनी हो गई, 0.0753। ये हमारी वियोजन की दर हो गई। ये देखिए हमने I की वैल्यू यहाँ पर निकाल ली थी। अब वियोजन की दर आ गई तो अब इससे हम वियोजन स्थिरांक निकाल लेंगे। तो हम के लिए वियोजन स्थिरांक की गणना, मोललता हमको पता है C बराबर 0.5, I की वैल्यू हमको पता है, ये सब पता है। तो K∆ हो जाएगा साम्य अवस्था में सांद्रता बटे प्रारंभिक सांद्रता। तो साम्य अवस्था में क्या है, इसके मोल और इसके मोल। फिर देखिए CH2FCOO- के मोल और H+ के मोल बटे प्रारंभ में क्या था, प्रारंभ में जब टूटा नहीं था तो CH2FCOOH था, तो प्रारंभ वाला लिख दिया CH2FCOOH। अब इसकी सांद्रता है C∆, इंटू इसकी भी सांद्रता है H की C∆, अपान इसकी कितनी है साम्यावस्था में C1 - अल्फा। तो C1 - अल्फा, तो ये हो गया C∆² अपान 1 - अल्फा। तो K बराबर हो गया, सबकी वैल्यू रखिए, तो C हमारी सांद्रता है 0.5 है, मोललता, तो 0.5 लिख दिया, C की वैल्यू रखना है। और अल्फा हमारा है 0.0753, तो इसका स्क्वायर हो जाएगा, तो 0.0753 का स्क्वायर अपान 1 - यही अल्फा रखना है 0.0753। तो ये सॉल्व करने पे आ गया हमारा 0.5 × 0.0753 का होल स्क्वायर अपान ये घटेगा तो आ जाएगा 0.9247। तो ये सॉल्व करने पे आ गया 3.07 × 10⁻³ तो वियोजन स्थिरांक हमारा K आ गया 0.037 × 10⁻³। अब क्वेश्चन नंबर 34 देखते हैं। तो कह रहा है 293 केल्विन पर जल का वाष्प दाब कितना है, 17.535 mmHg। अब जल का वाष्प दाब है यानी शुद्ध केवल अकेला जल है तो P0 लिखेंगे, और चूंकि जल हमारा विलायक है इसलिए Pa लगा देंगे, विलायक के लिए A और विलेय के लिए B। तो विलायक का हमारा वाष्प दाब कितना है शुद्ध अवस्था में 17.535 mm। यदि 25 ग्राम ग्लूकोज को, तो अब ग्लूकोज हमारा क्या होगा, विलेय होगा, तो B से लिखेंगे, तो WB कितना है विलेय का, सॉल्यूट का 25 ग्राम, और जल हमारा विलायक यानी सॉल्वेंट है तो उसका द्रव्यमान कितना है 450 ग्राम, तो WBA = 450 ग्राम। विलायक यानी सॉल्वेंट को A लिखेंगे और सॉल्यूट को B लिखेंगे, तो ये 450 ग्राम हो गया। और हमारा विलायक यानी सॉल्वेंट जो है पानी, उसका मोलर द्रव्यमान कितना होगा 18 ग्राम प्रति मोल, क्योंकि H2O लिखते हैं तो H का 2 O का 16 तो 18। अब हमको 293 केल्विन पर जल का वाष्प दाब निकालना है जब ग्लूकोज मिला दिया जाता है। तो जब ग्लूकोज मिला दिया जाएगा तो अब आंशिक दाब होगा, क्योंकि दो चीज़ें आ गई, विलायक और विलेय, विलयन में दो चीज़ें होती हैं,
तो दो चीज़ें आ गई। तो अब ये जल का वाष्प दाब कहें या आंशिक दाब कहें तो PS अब लिखेंगे। तो ये हो गया, इसी को निकालना है। अब देखिए हमारा फार्मूला होता है P0A माइनस PS अपॉन P0A इक्वल टू XB। XB का मतलब मोल अंश हैं हमारे विलायक, विलेय के, बी विलेय लिखते हैं सॉल्यूट के। तो मोल अंश निकालने के लिए पहले हमें मोल पता होना चाहिए। तो ये विलेय के मोल NB इक्वल टू द्रव्यमान बटे मोलर द्रव्यमान। तो द्रव्यमान कितना है विलेय यानी सॉल्यूट का 25 ग्राम बटे मोलर द्रव्यमान कितना है ग्लूकोज का हमारा C6H12O6 होता है। C6H12O6 ये फार्मूला होता है। तो C हमारा 12 होता है, C का 6 है तो 6 हो जाएगा, प्लस H का 1 होता है, 12 है तो 12 हो जाएगा, प्लस O का 16 होता है, 6 है तो 6 का गुणा हो जाएगा। इतना करके कैलकुलेट करेंगे तो आ जाएगा 180। तो वही 180 लिखा गया है। तो ये आ गया 0.1389। ये विलेय के मोल आ गए। अब विलायक यानी सॉल्वेंट के मोल कितने होंगे? तो सॉल्वेंट का मोलर द्रव्यमान बटे सॉल्वेंट के द्रव्यमान बटे मोलर द्रव्यमान। तो द्रव्यमान कितना है 450 ग्राम बटे मोलर द्रव्यमान पानी है H2O। तो ये होगा H का 1 गुणे 2 प्लस O का 16 होता है तो हो जाएगा 18। तो ये बटे 18 कर दिया तो आ गया 25। अब यही वैल्यू हम लोग रख देंगे नीचे। तो P0A माइनस PS अपॉन P0A इक्वल टू XB ये फार्मूला होता है। तो XB मतलब ये विलेय के मोलों की संख्या। तो जिसके मोल अंश यानी मोल फ्रैक्शन निकालना होता है तो उसको ऊपर रखते हैं, नीचे टोटल लिखते हैं। तो विलेय यानी B के निकालना है तो ये NB अपान NB प्लस NA हो जाएगा। तो अब P0A हमको दिया है, रख दिया, माइनस PS हमको निकालना है अपान P0A ये दिया है बराबर NB हमारा है 0.1389 अपान NB 0.1389 प्लस NA कितना है 25। ये सब रख दिया तो PS भर बचा। कैलकुलेट करने पे हमारे पास PS आ जाएगा 17.438 mmHg। यही हमारा जो पानी है उसका वाष्प दाब आ जाएगा जब ग्लूकोज मिलाया जाएगा। शुद्ध अवस्था में इतना है, जब ग्लूकोज मिलाएंगे तो वाष्प दाब कैलकुलेट करने पर इतना आ जाएगा। अब क्वेश्चन नंबर 35 देखते हैं। कह रहा है 298 केल्विन पर मीथेन की बेंजीन पर मोललता का हेनरी स्थिरांक KH कितना है 4.27 × 10⁵ mmHg। कह रहा है 298 केल्विन तथा 760 mmHg दाब पर मीथेन की बेंजीन में विलेयता ज्ञात कीजिए। मीथेन की बेंजीन में विलेयता यानी सॉल्युबिलिटी हमको निकालना है, यानी कितना विलेयता, मतलब कि दो चीज़ें हो जाएंगी, एक विलेय एक विलायक। तो दोनों के मोल अंश जो होंगे उसी को विलेयता कहेंगे। तो मीथेन की बेंजीन में विलेयता, मीथेन की बेंजीन में विलेयता। तो KH हमको दे दिया 4.27 × 10⁵ mmHg। वाष्प दाब दे दिया है 760 mmHg। तो अब यहाँ पर देखिए हेनरी स्थिरांक है तो हेनरी स्थिरांक वाला फार्मूला लगा देंगे। तो हेनरी स्थिरांक में P = KH होता है, जहाँ पर x हमारा मोल अंश है। मोल अंश कहें या इसी को मीथेन की विलेयता कह सकते हैं, मीथेन की विलेयता कह सकते हैं। तो x बराबर हो जाएगा P/KH। P दिया है 760 बटे KH हमको दिया है 400.27 × 10⁵ mm। तो ये आ जाएगा 178 × 10⁻⁻5 यानी 1.78 × 10⁻⁻3। ये आ जाएगा विलेयता या मोल अंश कह सकते हैं मीथेन के। अब देखिए हमको कैसे पता कि मीथेन सॉल्यूट है यानी विलेय है। देखिए यहाँ कह रहा है मीथेन की बेंजीन पर मोललता। तो मीथेन की बेंजीन पर है तो इसका मतलब मीथेन हमारा विलेय है, बेंजीन विलायक है।
तो ये शब्दों से भी समझा करिए। तो ये विलेय के लिए मोल अंश आ गए विलेय के, क्योंकि मीथेन की विलेयता पूछ रहा है हमसे, तो ये आ गया 1.78 × 10⁻³ अब आगे आ जाता है क्वेश्चन नंबर 36। तो इसकी स्टडी हम लोग अगले लेक्चर में करेंगे। आज बस यहीं तक।